टाटा याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1,14,541 रुपये है। अच्छा देखिए, इसको कहते हैं आय विषमता। आय विषमता कैसे? तो पटना का 1,14,541 रुपया है और शिवहर का कितना है? तो 18,980 रुपया। देखिए इनकम इनइक्वलिटी कितने बड़े स्तर पर है। तो बिहार में भी आर्थिक असमानता है, आप कैसे दिखा सकते हैं? तो इस डाटा से दिखा सकते हैं कि एक तरफ देखिए ना, गांव में महल खड़ा कर ले, हमारे पास झोपड़ी है जो भी टूटा पड़ा है। दिखा सकते हैं ना एक गांव की विविधता को, डाइवर्सिटी को, तो वो इससे दिखाया जा सकता है। पटना का प्रति व्यक्ति आय जो है 1,14,541 रुपया है, जबकि शिवहर का 18,980 रुपया। ये कुछ समझ में आ रहा है? बहुत डाटा है, क्या कीजिएगा, डाटा पर ही इकोनॉमिक सर्वे काम करता है। कुछ समझ में आ रहा है? कि हम खाली चिल्लाते जा रहे हैं, गला मेरा ऐसे ही सूख रहा है बहुत। तुम लोग को नहीं समझ में आ गया तो बोलना हमको। कोई टोकता है, बड़ा दिक्कत है हमारे क्लास में ना, कोई पूछते नहीं करते हैं। नहीं आ रहा तो पूछिए, हम जबरदस्ती बोलेंगे तो चलेगा काम? सारा चीज जो बताते जा रहा, सारा पूछेगा। नहीं वो नहीं पूछेगा, ये पूछता है कि प्रति व्यक्ति आपका बिहार का आय कितना है, ये डाटा पूछता है। ये डाटा पूछता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा कंजप्शन कितना है, जैसे हम लोग 329 किलोवाट बोले ना, वो पूछता है। देखिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, तो वो सारा ये डाटा पूछे हुए, सारा ग्रोथ रेट कितना है अपना, ये भी पूछता है। ये सारा डाटा पूछता है, और ऐसा ऐसा डाटा पूछता है ना छोटा छोटा, कि अगर आप उसको मिस कर गए हैं तो मिस ही कर जाएंगे। तो हर डाटा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार कथन आधारित प्रश्न पूछ ले, वो पूछ दे कि पटना प्रति व्यक्ति और विकास के स्तर पर सबसे प्रथम जिला है, ऐसे पूछ सकता है। उसके स्थान बेगूसराय का स्थान आता है या मुजफ्फरपुर का स्थान आता है, ऐसे करके पूछ दे, और नीचे ऑप्शन फिर दे दे 1 2 1 2 2 3 4 ऐसे करके। देखे ना इस बार कैसा दिया, तो ये पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कहता है यहां देखिएगा, पटना बेगूसराय मुजफ्फरपुर शेखपुरा भोजपुर सारण विकसित हैं। बिहार के विकसित जिले कौन कौन से हैं सुन लीजिए। 1 नंबर पटना, 2 नंबर बेगूसराय, 3 नंबर मुजफ्फरपुर, 4 नंबर शेखपुरा, 5 नंबर भोजपुर, 6 नंबर सारण, ये विकसित जिले हैं। अच्छा, अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज और लखीसराय पिछड़े जिले, ये भी डिस्क्रिमिनेशन को बता रहा है, असमानता को बता रहा है कि बिहार के कुछ जिले तो बहुत आगे हैं और कुछ जिले एकदम पीछे। तो हमारा जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 जो इकोनॉमी का सेक्शन है, वहां बहुत अच्छे से काम आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे में डाल सकते हैं। बिहार के पिछड़ेपन को दिखाने के लिए आप इससे अच्छा क्या उपयोग में ला सकते हैं? डाटा ही तो है, और वो भी ऑथेंटिक डाटा। ब्रैकेट में डालना है इकोनॉमिक सर्वे 23 और 24 BS। ठीक, कहता है सबसे गरीब जिला कौन है? सबसे अमीर जिला तो हम जान लिए पटना। कहते हैं सबसे गरीब जिला कौन है? शिवहर है। गरीबी में दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो अररिया आता है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? सीतामढ़ी आता है, माँ सीता का क्षेत्र। तीसरे नंबर पे माँ सीता, हाँ वो भी गरीबी में ही आता है। देखे तो ये देखिए, पहले नंबर पर शिवहर, दूसरे नंबर पर बेगूसराय, तीसरे नंबर पर सॉरी गरीबी में पहले नंबर पर अररिया, पहले नंबर पर शिवहर, दूसरे नंबर पर अररिया, तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी। डाटा ऊपर नीचे कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए बता रहा है, देखिए बिहार का जिला वाइज आप कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, कैसे जिला को समझ सकते हैं। जैसा हमने 2 आधार पर जिला को अभी समझ लिया है। एक तो सबसे अमीर जिला कौन है और सबसे गरीब जिला कौन है। दूसरा आधार हमने देखा कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ खपत हो रहा है और सबसे कम कहाँ खपत हो रहा है। अब कह रहा है, हमने बोला कि पैमाना 4 है। पहला है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है गैस और चौथा है लघु बचत। तो कहता है जिलों में संपन्नता का पैमाना पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की खपत के साथ साथ प्रति व्यक्ति लघु बचत भी है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है
कि बिहार में जो जिले की संपन्नता का मापन किन किन के आधार पर किया जाता है। आप क्या पूछा गया ना, एक सूचकांक आया जिसमें बोला किस किस कितने मापक हैं उसमें, याद है ना। तो हमको सब कुछ को देखना है यहाँ, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि पेट्रोल की खपत में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया क्रमशः पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। वहीं डीजल की खपत में पटना, शेखपुरा और औरंगाबाद पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वहीं सबसे कम पेट्रोल की खपत में बांका, लखीसराय। अब क्या होगा, जो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसे ऐसे बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें पेट्रोल लिखा हुआ है, इसमें डीजल लिखा हुआ है, इसमें एलपीजी लिखा हुआ है, और इसमें लघु बचत लिखा हुआ है, और सबसे अमीर और सबसे गरीब, मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम करके दिया हुआ। तो वो ब्लॉक आपको याद करने में आसानी होगा। नहीं तो आप इसको भी डिकोड कर सकते हैं अपने स्तर पर, घर में बैठ कर डिकोड करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, कि सबसे ज्यादा पेट्रोल का खपत कहाँ है, सबसे कम पेट्रोल का खपत कहाँ है, सबसे ज्यादा डीजल का खपत कहाँ है, सबसे कम डीजल का खपत कहाँ है, सबसे ज्यादा लघु बचत कहाँ होता है, सबसे कम लघु बचत कहाँ होता है। तो ये इसके आधार पर जिला का को बांटा गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बिहार का शहर बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, शहरीकरण क्वेश्चन आया हुआ है एक। कहता है कि बिहार में शहरीकरण 17% की दर से हुआ है और खर्च की गई 52% राशि पटना में, मतलब पूरे शहरीकरण में खर्च कितना हुआ है, 52%। पटना में 44.3% के साथ सबसे अधिक शहरीकरण की आबादी देखने को मिला है। यानी शहरीकरण का दर सबसे ज्यादा किस जिले में है, पटना जिले में। नो डाउट, पटना में कई सारे जिलों से लोग आते हैं, तो शहरीकरण तो ज्यादा होना ही है, अर्बनाइजेशन तो ज्यादा होना ही। ठीक है, अच्छा इसको पहले बाद में समझाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। कहता है राज्य में 17.1% की दर से शहरीकरण बढ़ रहा है, और पटना में यह शहरीकरण की दर, ये पूरे राज्य के संदर्भ में है, अकेले पटना में कितना है, तो पटना में सबसे ज्यादा है, कितना है, 44.3%। कहता है नगर विकास परियोजना की वार्षिक चक्रवृद्धि दर की 27% रही है, वहीं आवास योजनाओं की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 11% से बढ़ा है। इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब है शहर में आप आएंगे तो आवास में सरकार का इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको रहने के लिए देखिए LIG, HIG, MIG कॉलोनी का नाम सुने हैं पटना में, नहीं सुने हैं। हमारे तरफ चलिएगा, भूतनाथ तरफ बहुत सारा बना हुआ है, बहुत सारा बना हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खर्चा होता है, गांव में भी पैसा मिल रहा है, शहर में भी पैसा मिलता है, अर्बन और रूरल दोनों पर काम होता है। तो इस पर सरकार का लगातार खर्च हो रहा है, वहां भी ग्रोथ है, वहां ग्रोथ है यानी खर्च है, जहां भी ग्रोथ है वहां खर्च। तो इसी बात को यहां पर बताया गया है। यहां पर आएंगे, इस डाटा को देखिए, कहां इसका, हाँ कहता है कि 2018-19 में, इस रंग वाला का कहाँ है दिया हुआ, वाले रंग वाला समझिएगा तब ना, कहाँ है, लगता है कट गया है। अच्छा ये रहा बजट और व्यय, बजट इतना दिया गया है और व्यय कितना इतना है। एक बात और है, जो वित्तीय बजट का ब्यौरा है ना यहाँ पर, उसमें देखिएगा बजट का प्रावधान हर साल सरकार ने ज्यादा किया है और खर्च कम हुआ है। यानी आवास के स्तर पर जो आप यहाँ देख रहे हैं, नगर विकास परियोजना में वार्षिक चक्रवृद्धि दर और आवास योजना पर खर्च सरकार कम करती है, जबकि बजट आवंटन हर साल जाता है। देखिए 1832 करोड़ रुपया का है और खर्च हुआ है, सॉरी 2051 करोड़ का है व्यय बजट प्रावधान, और खर्च कितना हुआ 1832 करोड़। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए 3166 करोड़ रुपया बजट है, खर्च हुआ है 3149 करोड़। तो ये दिखाता है कि सरकारी मशीनरी इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर सही तरीके से काम नहीं कर रही, नहीं तो पैसे का बिहार में दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए कहा जा रहा है कि देश की कुल जनसंख्या में बिहार की भागीदारी अब कितना हुआ है, 9.4, पहले 8 कुछ था, सेंसस 2011 का। देखिए हम लोग जब मैथ पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल रहा है। हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रोथ को निकाल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के नहीं है हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब लेगा तो केवल समृद्धि देगा कि ग्रोथ इतना हो गया, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल रहा है। ठीक,
ब्याज के साथ। हाँ, तो एक बात और समझिए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का भागीदारी, जनसंख्या भागीदारी कितना हो गया है, 9.4%। ठीक है, क्योंकि एक साल आप देखिए क्वेश्चन आ गया है, दोनों डेटा दे दिया, और अगर आर्थिक सर्वेक्षण वहां कोड कर दिया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के अनुसार, तो आपको आंसर हो जाएगा 9.4। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार के आधार पर बिहार की हिस्सेदारी 8.6% था। आप देखिए दो तरह का डेटा याद रखिए, वहां क्या पूछता है ये आप पर निर्भर करेगा कि सेंसस 2011 दे रहा है या इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24 दे रहा है। 23 और 24 देगा तो 9.4 हो जाएगा, और सेंसस देगा तो 8.6 हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं दिया, पूछ दिया कि भारत में बिहार का जनसंख्या में कितना प्रतिशत है योगदान, तो आप कोई भी डाटा लिखिएगा तो सही होगा। रेफरेंस आप दीजिएगा, बीपीएससी रेफरेंस मांगता है ना, तो इकोनॉमिक सर्वे से बड़ा कोई रेफरेंस हो सकता है? सेंसस का भी रेफरेंस है, तो दोनों डाटा उसको सही करना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी डेटा को गलत नहीं कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का देने का तरीका बदलना चाहिए। अगर आपको देना है तो सेंसस दे दीजिए या इकोनॉमिक सर्वे कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए, ये सर्वाधिक शहरीकरण वाले जिले दिया हुआ है। सबसे ज्यादा कहाँ है? पटना में है, 44.3%। फिर देखिए ये डेटा याद रखिए, क्योंकि आरोही अवरोही पूछा जा सकता है कभी भी कुछ भी। टॉप 5 तो कम से कम याद रखिए, या टॉप 3। पटना, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, भागलपुर। तो पटना, मुंगेर, नालंदा में सबसे ज्यादा शहरीकरण है। यद्यपि इसमें भी विविधता है, जहां पटना में 44.3% है ग्रोथ रेट, वहीं मुंगेर में 28.3% है, और वहीं नालंदा में 26.2% है। तो पटना की अपेक्षा तो इन जिलों में शहरीकरण की प्रवृत्ति काफी कम है। नालंदा में क्या नहीं होगा, बिहार शरीफ में लोग नहीं बस रहे हैं, राजगीर में लोग नहीं बस रहे हैं, नालंदे में तो सब है। बिहार शरीफ भी नालंदे में है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्टेशन का काम ही नहीं है। राजगीर का स्टेशन जाइए और बिहार शरीफ का स्टेशन जाइए, क्योंकि मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ है। नालंदा तो ऐसे ही है, बंजर टाइप, वहां ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन बिहार शरीफ में डेवलपमेंट। इसलिए तो बिहार का स्मार्ट सिटी जब बनाया जा रहा है चार शहरों को, तो कौन है शामिल? बिहार शरीफ, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ क्या ये देखिए, एजुकेशन से इस बार 2 क्वेश्चन पूछा मेंस में पूछा, साथ ही एजुकेशन आपके एसए में भी पढ़ना है, और बिहार के एजुकेशन को लेकर तो और ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि हर सेक्टर में आप उसको जोड़ सकते हैं, बिहार के ग्रोथ को दिखा सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं। कहता छात्र और शिक्षक अनुपात सुधरा पर मानक से पीछे। मतलब क्या हुआ कि जो भर्ती हुआ है ना अभी, उसके कारण शिक्षक की संख्या तो आधा अच्छा खासा रहा है। इसी रिपोर्ट में एक बात कहा गया है कि भाई क्या हुआ, उसका चाबी नहीं है, यही चाबी दे आओ। हाँ उसी बैग में होगा, वो चाबी तो गया, चला गया। कहाँ थे? हाँ सुधार माना, कुछ बोल रहे थे हम। अच्छा हाँ, इसमें बोला, हाँ रिपोर्ट में आया, रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में ना स्कूल टीवी सब बहुत अच्छा से लग गया है, बस कमी है तो टीचर का। एलसीडी लगा हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, लोग पूरा डांस कर रहे हैं क्लास में। क्यों? क्योंकि टीचरें नहीं। भाई पैनल का प्रयोग गांव में काहेला होता था? हम लोग गांव में जरा टीवी भी लाए हैं, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, तो VCD आता था पहले, याद है? हाँ मोटा मोटा कैसेट, जिस तरह गाना का आता था, कोई भी मूवी रिलीज हुआ गाना का कैसेट तुरंत खरीदा जाता था। इतना इतना लोग लाइब्रेरी बना के रखते थे। अब वो दिन चला गया, जब से वो CD आया तो एक CD में तो कई सारा मूवी अति का गाना आ जाता था, तो इसलिए वो जनरेशन चला गया। लेकिन कहते हैं कि वो प्रयोग अभी तक स्कूलों में चल रहा था।
लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट ने जिस तरह शिक्षकों की नियुक्ति की है ना, उससे अब जो शिक्षक और छात्र अनुपात है उसमें थोड़ा वृद्धि देखने को मिला है, लेकिन अभी भी वो सफिशिएंट नहीं, मतलब जो बेंचमार्क होता है कि नहीं 40 पर एक टीचर रहना चाहिए, वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसी बात को इसमें कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रारंभिक विद्यालयों में, इसे थोड़ा ऊपर करें, हाँ, कहता है प्रारंभिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के मामलों में सुधार तो रहे हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक अनुपात अभी कम है, क्योंकि याद कीजिए प्राइमरी वैकेंसी बहुत ज्यादा था और सेकेंडरी और टर्सरी उच्च में तो क्या हो गया कि स्टूडेंट ही नहीं मिला, 39 पर लेना पड़ा उनको। अगला बार तो थोड़ा अच्छा स्थिति हुआ, याद है कि नहीं? अच्छा, आपको क्या मतलब है, हम लोग को घटा है। कहा जा रहा है कि प्रावधान है कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक अभी तक नहीं हो पाया है, उब रहे हैं उनसे। हम बताते हैं, बिल्कुल है, लेकिन अनुपस्थित नहीं। इसलिए तो के पाठक सर ने क्या बोला, याद करिए, बीओ का गाड़ी तोड़ा गया पूर्णिया में की कहा, क्यों तोड़ा गया? क्योंकि बोले 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। स्कूल में ना मिड डे मील के नाम पर पूरा पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन विद्यार्थी है नहीं, खाली नाम चढ़ा हुआ है। फिर एकाएक जब विद्यार्थियों का हुजूम जुड़ा तो विद्यालय भर गया, न बैठने न खाने न रहने का जगह बचा, तब विद्यार्थियों ने बीओ का शीशा तोड़ दिया, उसने गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। विद्यार्थी हैं लेकिन करप्शन काफी ज्यादा है। विद्यार्थी क्यों जाएगा? देखिए ना, कई सारे विद्यार्थी करप्शन नहीं है सर, विद्यार्थी मतलब जो टीचर है उसमें करप्शन है। आप समझे नहीं, टीचर में करप्शन है या विद्यार्थी नहीं आएगा तो टीचर भी नहीं आएगा, या टीचर नहीं लाना चाहेगा विद्यार्थी को तो विद्यार्थी नहीं आएगा। दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना अधूरा ही है। तो विद्यार्थी नहीं आ रहा, टीचर भी नहीं आ रहा, दोनों मगन में है। लेकिन अब तो के पाठक जी के आने के बाद टीचर तो आ रहे हैं क्योंकि बायोमेट्रिक कर दिया गया है, लेकिन विद्यार्थी तो अनुपस्थित है। विद्यार्थी कहाँ जा रहा है? कई सारे विद्यार्थी जो यहाँ छोड़ के, पटना छोड़ के भागे हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल के आए हुए थे। क्यों? क्योंकि अब उनको 75% अटेंडेंस देना है। तो देखिए, हर जगह दिक्कत है। दिक्कत कहेगा शिक्षक है तो शिक्षक क्यों दिक्कत रहेगा? उसको अभी देखिए रेगुलेट कर दिया गया, हर टीचर पहुंच रहा है टाइम से। हमारे यहाँ के 5 टीचर थे, कोई नहीं है अब। पटना में टीचर नहीं है, चालू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर आ जाएंगे। तो कहते हैं शिक्षक और छात्र अनुपात जो है अभी सुधरा है, लेकिन ये कहाँ सुधार नहीं हुआ है? तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर। लेकिन प्राइमरी स्टेज पर अनुपात ठीक हो गया, 60 के अनुपात में एक टीचर है, लेकिन यहाँ स्थिति बहुत खराब है जो उच्च शिक्षा है। कहा जा रहा है शिक्षक अनुपात में 52.3% और वर्ष 2021-20 में यह अनुपात 61.1% था, जिसको अब कितना लाने का प्रयास सरकार कर रही है? 40। कहा जा रहा है 18 जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात 42 से लेकर 53 तक दिखाई दिए हैं, यानी एक टीचर पर 42 स्टूडेंट या फिर 53 स्टूडेंट के आसपास दिखाई दिए हैं। अगर ये अनुपात भी सरकार फॉलो करवा पाती है तो हमारे यहाँ शिक्षा का ग्रोथ अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो देखिए एक टीचर के भरोसे 2-3 हजार क्लास ले रहे हैं लोग, तो क्षमता तो है टीचर में, लेकिन उस क्षमता के अनुसार आपको स्पेस और एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे लोग का ना जिज्ञासा काफी ज्यादा होता है। जिज्ञासा समझते, क्यूरियोसिटी, वो आपसे पूछता बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर एक अच्छा अनुपात नहीं देंगे तो वो पूछ नहीं पाएगा और उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसी बात को जोर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय मानक को राज्य के 5 जिलों पूरा करते हैं, जिनमें सबसे ऊपर है जहानाबाद। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कहते हैं राष्ट्रीय मानक कहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता किस लेवल का हो, उसमें सिर्फ एक ही जिला फिट बैठ पा रहा है बिहार का। कौन सा? जहानाबाद। कहा जा रहा है कि एक और पत्थर देख लीजिए, पूर्णिया वो जिला है जहां छात्र शिक्षक अनुपात सबसे बेहतर पोजीशन पे है। कहता है 33 जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात का फासला कम हुआ। इनमें 15 ऐसे जिले हैं जहां एक शिक्षक पर 55 से लेकर 70 छात्र तक पढ़ते हैं, लेकिन पूर्णिया जिला सबसे ऊपर है जहां शिक्षक पर 70 बच्चे हैं। यहाँ स्थिति सबसे बेहतर नहीं, एक टीचर पर कितना छात्र है? 7। एक गैप सबसे ज्यादा कहाँ है? पूर्णिया में। कहता है कि पटना जिले में छात्र शिक्षक अनुपात की स्थिति भी खराब है। कितना है? तो एक शिक्षक पर 62,
छात्र हैं, 62 कैंडिडेट हैं, और ऐसे में जो टोटल ग्रोथ हो जाना चाहिए विद्यार्थी का वो ग्रोथ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसको ज्यादा मत करिए। हाँ, ये पूछना है। चलिए, ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय स्तर से 4% अधिक खर्च हुई है राशि। हमने पढ़ा था कि सरकार सोशल वेलफेयर में, सामान्य खर्चे में और आर्थिक खर्चे में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देती है, ये हमने पढ़ा है। और भारत में या बिहार कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। अगर रूरल डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल ग्रोथ भी बिहार का बढ़ेगा। ये मानते हैं या नहीं मानते हैं ना? अच्छा, गांधी जी के हिसाब से चलने ऐसे नहीं होगा, होगा, क्योंकि देखिए ना, सबसे ज्यादा जहां संकेंद्रण है, जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जहां व्यवसाय सबसे ज्यादा होता है, उस एरिया को आप आगे बढ़ाइएगा तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। ये तो देखने का नजरिया है कि आप कैसे क्या काम करते हैं। ठीक, तो कहा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपेक्षा 2022-23 में मनरेगा में 3 लाख कम हुए हैं रोजगार। अच्छा, ये कम काहे हुआ तो पता चला, अभी ऑडिटिंग हुआ मनरेगा का, और हजारों हजार संख्या में डुप्लीकेट मनरेगा कार्ड बना हुआ है जिसको निरस्त किया गया सरकार द्वारा। तो जॉब कार्ड धारक तो कम हुए हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ा है। नहीं यार, ये 8 महीने पहले ही तो ये चल रहा था पूरा रिव्यू। मनरेगा कार्ड होल्डर की संख्या इतना ज्यादा था, उसको काट के अब लाया गया है बहुत कम पे, ये चल रहा था। तो कहता है ग्रामीण विकास पर सरकार द्वारा 2022-23 में 15,456 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जिसको 2022-23 में मनरेगा के तहत 50.17 लाख परिवारों को रोजगार मिला। इसी के तहत कहा जा रहा है इसमें 56.3% कौन थी, महिलाएं थी। तो महिला भागीदारी मनरेगा प्रोग्राम में ज्यादा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट या कहते हैं ना कि रोजगार के स्तर पर महिलाओं की स्थिति ठीक हुई है, उसके पीछे कारण भी यही है। क्योंकि गांव में सबसे बड़ा दिक्कत क्या पता है, रोजगार का। वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा दिखाई देता है। लोग को सही तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है, और गांव में आपको 10 रुपया भी कमाना है ना तो टेंशन हो जाएगा, क्योंकि वहां तो आप कुछ भी करके नहीं कमा सकते हैं। वहां स्वाभिमान, इज्जत बहुत बड़ा मायने रखता है। और ऐसे में अगर सरकार आपको 100 दिन का कार्य उपलब्ध करवा रही है, महिला के पास पैसा पहुंच रहा है, तो महिला सशक्तिकरण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक बार महिलाओं के हाथ में घर की चाबी देकर देख लीजिए कितना घर प्रोग्रेस करता है। अनवांटेड अननेसेसरी खर्च खत्म, सारा नेसेसरी खर्च होगा, जिसमें पाउडर, क्रीम, ये सब सारा रहेगा शामिल। ठीक, चलिए, नहीं अननेसेसरी खर्च वो नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कुल बजट का, देखिए एक और बात समझ लीजिए। हाँ, तो ऑफिस से क्या करना है, यहाँ बैग में है ना, तो न्यू रिक्शा ला दो, पुराना का नहीं। दे दो ना चाबी, चलने का वही चाबी लगी गया, तुम कितना देर से बता रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद ये सब बात करो, ठीक है? कोई आए छोड़ दो। हाँ, यहाँ देखिए रूरल डेवलपमेंट में सरकार बजट का कितना प्रतिशत खर्च कर रही है, तो कहा जा रहा है कुल बजट का लगभग 6.5% पैसा जो खर्च हो रहा है वो रूरल डेवलपमेंट में हो रहा है। और यही बात बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए कहता है राष्ट्रीय स्तर पर जितना खर्च है ना उससे ज्यादा खर्च बिहार सरकार रूरल डेवलपमेंट में कर रही है। तो कैसे आंकड़ा पता चलेगा, तो ये बात यहाँ दिया हुआ है कि ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3.45% राशि खर्च हुआ है। 3.45 यानी राष्ट्रीय स्तर से अपेक्षा हमारे यहाँ 3% राशि ज्यादा खर्च हुआ है, लगभग 3% ज्यादा खर्च हुआ है। तो भारत सरकार ग्रामीण विकास के लिए कम पैसा अलॉट कर रही है। इसका एक खास कारण ये भी है कि गांव में का जो जिम्मेदारी है वो राज्यों की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी कम है। तो ओवरऑल डाटा तो कम दिखाई देता है, लेकिन राज्यों को जो सपोर्ट दिया जाता है उसे रूरल डेवलपमेंट सरकार करती है, और उसमें बिहार भी है। ठीक है, अच्छा, जीविका का नाम नहीं आए तो प्रोग्राम अधूरा रह जाता है बिहार में, जीविका दीदी का। ठीक है, कहता है कि 34,000 करोड़ रुपया ऋण बांटा गया है जीविका के माध्यम से। और ये देखिए
जो कहते हैं ना समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बड़ा माध्यम जीविका होते चली जा रही है। गांव में भी जीविका दीदी ही मास्टर के प्रोन्नति का कारण बनती है, क्योंकि वही अब सरकार को रिपोर्ट भेजने में उनका भी योगदान लिया जा रहा है कि सरकारी मशीनरी, सरकारी टीचर कैसे काम कर रहे हैं, इसका भी रिपोर्ट आप हमको सौंपे। गांव के जितने भी अधिकतर काम हैं या तो आंगनबाड़ी दीदी या जीविका दीदी, इन्हीं दोनों माध्यमों से करवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी जानते हैं? काम किए हैं? घर में काम करते ही हो कोई ना कोई, या आसपास कोई ना कोई काम करते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, देखिए जीविका के माध्यम से क्या होता है, तो याद कीजिए हम बोले थे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह का फॉर्मेशन। और स्वयं सहायता समूह को ऋण बहुत जल्दी दिया जाता है। इसका कारण है क्योंकि हमने पढ़ा था, रिपोर्ट बताता है कि 98.3% जो है पैसा रिफंड हो जाता है, यानी बैंक जो पैसा देती है उसको लौट जाता है। जब आंकड़ा प्रतिशत इतना अच्छा हो तो कोई बैंक लोन देना चाहेगा इनको। और इसी कारण से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2023 तक 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है और उसी से 34,000 करोड़ रुपया का ऋण बांटा जा चुका है। तो इतना बड़ा आंकड़ा है जो गांव के स्तर पर काम कर रही है। और एक बात बताइए, गांव में खर्च ज्यादा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी पैसा आपको मिल जाता है 1-2 लाख, तो आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। वहां बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। शहर में क्या है ना प्रॉब्लम, कि यहाँ जमीन चाहिए, फिर मशीनरी चाहिए, फिर लेबर फोर्स चाहिए, लेकिन गांव में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वहां तो बस आपको काम करने का जुनून होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। कि भूमि तो सब अपना रहता है ना, अपने भूमि पर खोल देते हैं। वहां जितना भी तालाब गांव में देखे बना है नया नया, किसके भूमि पर बना है? अपनी भूमि पर बना है। तालाब का बहुत ज्यादा जोर पकड़े हुए है, क्योंकि मछली आराम से बिक रहा है और मत्स्य उत्पादन में हमारा योगदान भी बढ़ गया है, 4था पोजीशन पर हम लोग आ गए। ठीक है, मनरेगा के माध्यम से तालाबों को जो भी पहले से खराब हो चुका है, कुआं को, सबको मरम्मत करवाया जा रहा है। मनरेगा का योगदान भी बहुत ज्यादा है। देखिए गांव में या शहरों में तालाब होता है, वो तालाब का मरम्मत भी कराया जा रहा है मनरेगा के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात देखिए, ड्रॉप आउट किसको कहते हैं? छीजन दर, हिंदी में इसका नाम है छीजन दर, ड्रॉप आउट को। हम ये मानते हैं कि अगर प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी यानी उच्च शिक्षा तक जाते जाते ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा होता है भारत में, क्योंकि बच्चा में तो सबको पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है, मिड डे मील के बहाने या फिर पोशाक के बहाने, पैसा के बहाने, खेल के बहाने, और टेंशन भी बहुत देता है बच्चा, तो जाओ तुम स्कूल जाओ, क्योंकि गांव में तो मोबाइल हाथ में देके छोड़ नहीं देंगे कि तुम गेम खेलते रहो। लेकिन सरकार की उपलब्धि रही है कि प्रति यानी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक जाते जाते अभी ड्रॉप आउट रेट बहुत कम हुआ है। ये सरकार अपनी उपलब्धि इसको बता रही है, और ये किसके माध्यम से बता रही है? इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से बता रही है। देखिए क्या कहता है, कहता राज्य के सारे बच्चे हासिल कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा, बीच में कोई नहीं छोड़ रहा है स्कूल, एकदम क्लियर भाषा में। उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर भी आई है भारी कमी। कमी के पीछे कारण है, आजकल देख रहे होंगे जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है और लड़कियां जब आगे निकलती है तो एक लड़की आगे नहीं निकलती है, उसके पीछे ना पूरे बाप माए का उम्मीद निकल जाता है आगे, या हमरो बेटी आप तो बनवे करेगी। काहे कि आरक्षण भी है, व्यवस्था भी सरकार दे रही है, तो सुविधा हम अगर देंगे तो आगे निकल जाएंगे। और इसलिए जो बच्चों पहले लड़कों पर था वो अब शिफ्ट हो गया, लड़कियों पर आ गया, क्योंकि बेटा कंट्रोल में नहीं होता, बेटी कंट्रोल में होती। ये देखो हंस रहे हैं तीनों, हम तीनों कंट्रोल में नहीं है, कहा है अभी तक तो है जब तक पैसा का जरूरत है, लेकिन जिस दिन पैसा कमाने लगे कंट्रोल से बाहर चले जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुरंत अपने से मत जोड़िए। देखिए देश में, राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी तो सुन रहे थे हम, कल ही बोला था कि छोड़ा 10th का एग्जाम देवे ना गए, काहे भाई तो पी के सुतल है। ये स्वरूप है गांव में, है। ड्रग्स बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से। और लड़के ना ये ब्राउन शुगर, ये सूखा जो होता है एडिक्शन ड्रग्स, वो सब लेते बहुत ज्यादा है।
और वो फ्री में आजकल सस्ता में मिल जाता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ गांजा, वो सब ले नहीं। सीरियसली इस पर बात क्यों नहीं करिएगा, ये रियल प्रॉब्लम है इंडिया का। पंजाब हरियाणा नशे की लत में डूब गया है, पूरा युवा आबादी बर्बाद हो गया है। और ये हमारे यहाँ, और खास करके जो गरीब बच्चे हैं ना, उनमें ये लत और ज्यादा देखने को मिलता है। कमाते हैं भैया, बाल रगन बिगन के दम करेंगे, मुंह पर एकदम ऐसे पॉलिश करेंगे, लगता है हीरो वही हो रहे हैं। और पूरा गांजा, जहां मुंह खोलेंगे तो या तो शिखर गुटखा या फिर गांजा उंजा का स्वाद तुरंत दिखाई देगा। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ये सोशल इशू है बहुत बड़ा। खैर, तो यहाँ आते हैं, तो कहते हैं 14,301.15 करोड़ रुपए का शिक्षा पर सरकार व्यय कर रही है। और लगातार 7 वर्षों से बिहार सरकार सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो एजुकेशन पे कर रही है। इसलिए एजुकेशन पर सरकार का जोर बहुत ज्यादा। और अभी जितना भी टीचर का भर्ती हुआ है वो एजुकेशनल एरिया को डेवलप करने के उद्देश्य से ही किया गया है। कहते हैं कि 43,699.54 करोड़ रुपया शिक्षा पर व्यय किया गया है 22 और 23 में। 12-13 की अपेक्षा 22-23 में 43,699.54 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ठीक, और ये आर्थिक समीक्षा कौन पढ़ रहे हैं, तो दोनों डिप्टी सीएम पढ़ रहे हैं। पता ही है कौन है ये, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी तो अपने आप को फेमस कर लिए मुरेठा बांध के। नहीं खोलेंगे अभी तो क्या दिक्कत है। लालू प्रसाद जी खुश हैं कि बांधले रहो भाई, नीतीश जी को टेंशन होते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, सुनिए आप, पटना, पूर्वी चंपारण और गया में सबसे अधिक स्कूल खोले गए हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए। कहता, ताजा सर्वेक्षण बताता है कि 2022-23 में विद्यालयों की संख्या के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पटना है, पूर्वी चंपारण है और गया। स्कूल अगर यहाँ खुला तो एक बात और नोटिस कीजिएगा, ये और ये बैकवर्ड स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आता है गया। खास करके यहाँ आदिवासी लोग भी रहते हैं और जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोग भी ज्यादा रहते हैं। और आतंकवादी नक्सलवादी गतिविधियां, यहाँ आतंकवादी नक्सलवादी गतिविधियों में भी गया का नाम आता है। पता है नहीं, जहानाबाद नहीं है, गया डिस्ट्रिक्ट। तो कहता है पटना जिले में स्कूलों की संख्या 3,706। ये देख लीजिएगा आप, ये हमारे काम का नहीं है, वो हमारे काम का। ठीक है, आते हैं यहाँ। राज्य का आर्थिक आकार 3 गुना बढ़ गया है। आर्थिक आकार बढ़ने का मतलब क्या हुआ? वर्तमान मूल्य पर और कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य पर हमारा आकार पिछले आकार की अपेक्षा बढ़ा हुआ है। याद कीजिए, बजट को जब हम बता रहे थे तो 2011-12 से जो सीढ़ी चढ़ना शुरू हुआ, जो अभी तक दिखाया गया है कि 2024-25 तक हमारा बजट आकार कितना बढ़ा है। तो बजट आकार बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ रहा है, मतलब सिंपल सा बात हुआ। हमारे यहाँ इनकम बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है इनकम रुक जाता है? जितना इनकम आएगा ना उतना खर्च बढ़ेगा, उतना खर्च बढ़ेगा। ये खूबसूरती है। आप अभी तक 5,000 में जीवन यापन कर रहे हैं ना, आपको जॉब लग जाए, अब खर्च कितना होगा महीना का? 10,000। वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, उसे लग्जरियस लाइफ जीने लगेगा आप, सामान्य जिंदगी आप। और देखिएगा आपके जीवन का तरीका, रहने का तरीका जो बदलेगा, उसमें बहुत सारी भिन्नताएं जो कल तक नहीं सोचते थे वो शामिल हो जाएगा। तो इनकम बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ेगा। ये बात दोनों समानुपाती है, एक दूसरे के साथ चलता है। ठीक, तो कहते हैं राज्य का आर्थिक आकार 3 गुना बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? तो बता रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी राज्य के और देश की अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को बताता है। एक और बात इंपॉर्टेंट बताना नहीं भूल गए, ये कितना आर्थिक सर्वेक्षण है इस बार? 18 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में कि बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब लाया गया था? 2005-6 में। किसने लाया था? सुशील कुमार मोदी जी ने, जिनको आप सबसे हाशिए पर ढकेल दिया गया है। सब लिख रही है। ठीक, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही देता है। कहता है कि ये दस्तावेज जो है, आर्थिक समीक्षा का दस्तावेज है, ये राज्य की क्षेत्रवार, राज्य की क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था, वित्त अर्थव्यवस्था, भौतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव विकास इत्यादि का विस्तृत विश्लेषण देता है। और इसी में यह रिपोर्ट 2006-7 से हर साल पेश कर रही है। तो 5-6 नहीं, 6-7 है, 6-7 है। ठीक,
तेज 6-7 से अभी 18वां ये पेश हुआ है। 5-6 भी पढ़े हैं हम कहीं, लगातार हुआ है। हाँ, 5-6 में ही पहला आया है, इसके बाद लगातार होता चला गया है। ठीक, क्या है कि सुशील मोदी जी 2005-6 में ही पेश किए थे पहली बार। चलिए, कहता है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो 18वां सर्वेक्षण है, वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार कितना बताती है? 7.5 लाख करोड़ का। वहीं अस्थिर मूल्य पर कितना बताती है? 4.45 करोड़ का। तो कहती है कि 2005-6 में यह आकार कितना था, जहां कुल खर्च कहाँ नीचे लगता है छूट गया है। कहता है कि 2013-23 तक राज्य की आर्थिक आकार 2.28 लाख करोड़ रुपए बढ़कर करीब 3 गुना 7.51 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। पहले कितना आकार था 2013 में? 2.28 लाख करोड़ का, जो अभी कितना है? 7.51 लाख करोड़ का। तो यह आकार काफी बढ़ा है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है इसी तरह कि बिहार का आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर की अपेक्षा से 3.4% अधिक आंका गया है। 7.24 है, और आप देखिए स्थिर मूल्य पर 10 कुछ था। तो हमारे यहाँ ग्रोथ रेट भारत की अपेक्षा हमेशा से अच्छा रहा है, और बिहार पिछले 10-12 वर्षों में लगातार ग्रोथ रेट के मामले में टॉप 3 टॉप 5 पे अपना स्थान बनाए हुए, और इस बार तो प्रथम ही है हम, इस बार तो प्रथम। मधु पानी भेजवाओ ना। ठीक है, कह रहा सिर्फ बजट आकार नहीं बढ़ा है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और जीवन स्तर को बढ़ाए रखने पर सरकार का फोकस भी बढ़ा है। शिक्षा पर लगातार बजट प्रावधान सबसे ज्यादा रहा है, तो स्वास्थ्य सेक्टर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पर सरकार यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया है। जैसे पीएमसीएच को अंतरराष्ट्रीय बनाया जा रहा है, पता है ना या नहीं पता है? इसी तरह आईजीएमएस को अंतरराष्ट्रीय बनाया जा रहा है। एम्स हमारे यहाँ आ गया है, अभी दूसरा एम्स खुलने की बात हो रही है। तो राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य के स्तर पर काम करने में लगी हुई है। कहता है कि सड़कों की स्थिति सुधरी है, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनएच का बता दिए थे पिछले बार, एसएच का, खास करके एनएच के लंबाई के संदर्भ में एक बार क्वेश्चन आया है, तो बजट के पढ़ा रहे थे उस समय बता दिए थे। ठीक, कहता है मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन के मामले में बिहार देश में तीसरा स्थान रखता है। वहीं सड़क घनत्व के मामले में पूरे देश में बिहार का भी तीसरा स्थान है। मोटर रजिस्ट्रेशन में भी हमारा टॉप 5 में स्थान है। दोनों लेते जाना। तो ये स्थिति बिहार का है। आपको एक बात और जानना चाहिए कि ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के मामले में बिहार टॉप 3 में आता है। ई रिक्शा हमारा कितना ज्यादा है, हर व्यक्ति ई रिक्शा खरीद लिया है, और सबसे अच्छा साधन है। चार्ज करो और पेट्रोल और डीजल बचाओ। नहीं तो पेट्रोल और डीजल बचाने कितना भरवाना पड़ता था, जाने में अगर जाम लग गया तो कितना ज्यादा कष्ट होता है, उसको काला दे दिया है। ठीक है, हाँ ला 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 जल्दी ला। जानते हो ना, श्रम बाल श्रम में फंसवा दोगे तुम हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है, ये सब हो चुका है, दोबारा क्यों पढ़ाएं। आते हैं, मैंने बताया था लास्ट टाइम में, याद कीजिए कि बिहार में उद्योग निवेश बढ़ा है और उद्योग लगने लगे हैं। किस तरह के उद्योग लगने लगे हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हमारे यहाँ ग्रोथ सबसे ज्यादा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है। कहता है कि बिहार में अब लगातार उद्योग के लिए बढ़ रहा है निवेश। किस तरह का निवेश देख लीजिए। कहता है 2023 और 24 की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 से 23-24 के बीच राज्य का औद्योगिक विकास के लिए निवेश 1934 प्रस्ताव आए हैं, और इस 1934 प्रस्ताव में से 1689 को अनुमति मिल चुका है। अब ये सारे प्रस्ताव के संदर्भ में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा प्रस्ताव जो है वो खाद्य प्रसंस्करण का है, फूड प्रोसेसिंग का है।
फूड प्रोसेसिंग का। क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में सबसे ज्यादा निवेश किस क्षेत्र में होता है, तो फूड प्रोसेसिंग में होता है, खाद्य प्रसंस्करण में होता है। कहता है इसके अलावा क्लियर, यानी यह उद्यम हो चुका है जो ठीक 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 ठीक। कहता है यहाँ बिहार में औद्योगिक प्रगति का मूल्यांकन करें तो पता चलता है 33% निवेश उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में हुआ है और उसमें कृषि आधारित उद्योग का ज्यादा है, जैसे एथेनॉल प्लांट का लगाया जाना, जैसे एथेनॉल प्लांट का लगाया जाना। कहता है खाद्य प्रसंस्करण में 614 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण का कुल निवेश 2021-22 में 258 करोड़ रुपया रहा है। वहीं टेक्सटाइल सेक्टर में भी उत्साहजनक वृद्धि देखने को मिला है। तो हमारे यहाँ या तो खाद्य प्रसंस्करण या इथेनॉल प्लांट या टेक्सटाइल सेक्टर, इन तीनों में निवेश लगातार आ रहा है। अभी देखिए ना, हम नए नए इथेनॉल इकाइयां लगाने में लगे हुए हैं और भारत का सबसे पहला राज्य जो इथेनॉल नीति लेकर आया है वो बिहार ही है। ये पता है या नहीं पता? ठीक। कहता है अब देखिए रोजगार बढ़ने का एक बड़ा साधन पर्यटन भी है। बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, और पर्यटन आपके इकोनॉमिक्स से भी जुड़ता है और क्वेश्चन भी आ चुका है जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 में, और यहाँ पीटी में भी आ चुका है क्वेश्चन कि बिहार टूरिज्म का प्रोमो क्या है, थीम क्या है, ब्लिसफुल बिहार। ये आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार रोजगार बढ़ रहा है क्योंकि सरकार चाह रही है कि नई पर्यटन नीति द्वारा इस पर्यटन को विकास करवाया जाए। हमने अभी पढ़ा था कि सरकार हेलीकॉप्टर योजना लेकर आई है। बिहार सरकार जितना भी सर्किट है, जो टूरिज्म सर्किट है, उसको जोड़ने में लगे, खासकर रिलीजियस सर्किट को, जैसे रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, ये सर्किट का निर्माण बिहार में करवाया जा रहा है। इससे लाभ किसको होगा? तो लाभ बिहार सरकार और बिहार के लोगों को होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट तो आप ही को मिलेगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों का विकास संभव हो पाएगा और विभिन्न उद्यमी, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग, युवा उद्यमी और महिला उद्यमी, ट्रांसजेंडर युवाओं के लिए सरकार ने 1549 करोड़ का फंड रखा है कि इतना पैसा आप टूरिज्म को प्रमोट करने में खर्च करेंगे। इससे सामूहिक विकास होगा, समावेशी विकास होगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ग को लेकर तो टूरिज्म ही आगे बढ़ता है। टूरिज्म तो सभी को समाहित करता है और सरकार इस पर फोकस कर रही है, यानी बिहार के विकास पर फोकस कर रही है। देखिए राजगीर को कितना डेवलप बना दिया गया है, और आपको पता ही होगा शायद कि बिहार का सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल जो है वो राजगीर ही, ये जानते हैं ना? हाँ यस सर, ठीक है, लिखना जरूर क्वेश्चन में। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, बोला जाता है बिहार में क्या है, तो बिहार में या तो कृषि है या बिहार के लोग हैं, यानी या तो ह्यूमन रिसोर्स है या एग्रीकल्चर रिसोर्स है ना, कि वो भी नहीं है? नहीं, आपको अपने ऊपर डाउट हो सकता है। व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे दुखी रहता है कि हमरा ये न मिल रहा है, वो न मिल रहा है, वो न मिल रहा है, सब उसको चाहिए होता है। आपको सब मिल गया है तो हम लोग को दान दे दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, मोक्ष मिल जाएगा तब तो सबसे ज्यादा खुश रहिएगा। मोक्ष चाहिए क्या? नहीं नहीं। चलिए आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हंसने से ना मसूड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही आप लोग इतना ऐसे आंख से देखते हैं कि लगता है कि गुस्सा में है, इतना देर से बैठे हैं, इतना डाटा दिखा रहे हैं, इतना डाटा सुना रहे हैं। ये आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं। हम नहीं हो पढ़ाएंगे तो आप हमको शिकायत नहीं कीजिए, क्योंकि आपको पते नहीं, आप जानते नहीं, आप करवाना ही नहीं चाहते। वो तो हम चाहते हैं कि जो डिमांड है वही सप्लाई करे, और डिमांड यही, अगर आज डिमांड है कि आप गांव के छवि से निकलकर शहरी छवि में आए तो आपको आना पड़ेगा। कब तक? वो पहले एक फिल्म आया था, कौन सा फिल्म था, एक हीरोइन को तैयार किया था, उसका वो पीछे जो बाल बांधती थी ऐसे हो जाता था, ये फिल्म याद है? ये बड़ा मजेदार मूवी था। हाँ, तो अब उस तरह का चोटी बांधने का युग धीरे धीरे समाप्त। कितना लोग को चोटी बांधे देखे हैं? एक के दो लोग हैं जो चोटी बांधे हुए दिखते हैं, लड़का का खैर बाले नहीं है, चोटी कहाँ से बांधेगा? वो चोटी वाला युग खत्म हो गया। डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड क्या है? तो डिमांड है कि आप मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कल्चर के साथ जुड़े, और वो जुड़ाव कैसे सक्षम है, संभव है? तो आप इस सोसाइटी के पार्ट बने और आप अपने इनकम को जनरेट करना सीखें।
इनकम जनरेट कैसे होगा? तो जब तक आपके अंदर स्किल नहीं होगा आप जनरेट करना नहीं। अब देखिए ना, ये सिर्फ मोबाइल से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, पता है, सिर्फ मोबाइल से। हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं वो। और देखिए ना, बिग बॉस को जाकर जीत के ले आए, बड़े बड़े हीरोइन बैठे रह गए, एल्विस यादव, और मनीषा रानी ने जितना फेम कमाया है कोई सेलिब्रिटी ने भी फेम नहीं कमाया। तो ये सब सोशल मीडिया का कमाल है। आजकल कमाने का कोई भी आइडिया हो सकता है। तो आईएएस ऑफिसर कितना कमाएंगे? वो बेचारा कितना प्रोमो मिल जाता है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब के भरोसे। तो ये नया टेक्नोलॉजी है, अगर नए युग से आप नहीं जुड़ेंगे तो आगे बढ़ने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बिहार के लोगों में एक बड़ा इशू ये है कि हम लोग बोलना नहीं चाहते, और लड़कियों में है कि वो सामने नहीं आना चाहती। भाई हमारा पहचान लेते हैं वो ये तो बड़ा खराब हो जाएगा, है ना। चलिए अब आते यहाँ, हम पढ़े कि हमारे यहाँ कृषि और मानव संसाधन दो ही हैं जो सबसे बड़े अवस्था में है, क्योंकि हमारे यहाँ फील्ड एरिया काफी बड़ा है और हमारे यहाँ जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो सरकार इसलिए आपके इकोनॉमिक सर्वे में एक यूनिट जोड़ा गया है, उस यूनिट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। आपने देखा है ये बात? नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो उसमें मानव को कैसे डेवलप किया जाए जिससे वो क्रिएटर बन जाए, वो प्रोडक्शन करने लगे, इस पर बात किया गया है। क्योंकि मानव को जब तक आप कौशल युक्त नहीं बनाइएगा वो रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। रिसोर्स मतलब समझते हैं? हाँ, क्या होता है? जो चाहिए वो मिल रहा है, रिसोर्स कहलाएगा। बहुत अच्छा। पूजा, बिट्टू, रात में एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, आप कोई नहीं देखता, हमें पता है। हाँ, उसमें आप ही पढ़ाए हैं ह्यूमन रिसोर्स। क्या बताए थे? अरे एनसीईआरटी ही बता रहा है, क्या बताया था? जिनका चेहरा लाल लाल है उनसे पूछेंगे। बताइए, पीला, आपका नाम क्या है? नहीं जानते हैं? काला, मतलब काला टी शर्ट नहीं पहनना, ये बात समझ लीजिए। हमारे पास ही ना इतना सारा टी शर्ट रखा हुआ है, मेरा रूम भरा पड़ा है लेकिन हम पहनते नहीं हैं। एक सिविल एस्पिरेंट और सिविल सर्वेंट तैयारी करने वाला टीचर कभी गोल गला नहीं पहनता, आप किसी को नहीं देखिएगा, हमेशा कॉलर वाला देखिएगा। टी शर्ट पहनेगा लेकिन कॉलर वाला पहनेगा। ये उनको बोला था छपड़ी लोग बोला जाता है ना, उस तरह का बिहेवियर ये कि हाँ आप टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं। सिविल का मतलब होता है जिससे आप सब सिर्फ कहे नहीं जाए, दिखें। बात समझ में आया? इसलिए आप किसी ऑफिसर को 1 पीस 2 पीस में देखिएगा, जल्दी नहीं देखेगा। फिर से ऑफिसर बोले, पर्सनल लाइफ नहीं बोले। पर्सनल लाइफ अलग होता है, ऑफिसर लाइफ अलग होता है। हाँ, पर्सनल लाइफ है तो ये पर्सनल है, लगेगा ये नहीं, आपका नहीं चल रहा है, आप अभी तक उस फेज से नहीं उठे, मतलब उठिए वहां से। आलोक बताइए, राहुल बताइएगा। जैसे कौन कहलाएगा संसाधन? मानव दो तरह का संसाधन होता है, नेचुरल होता है, मानव मेड होता है। ठीक है, नेचुरल जो हम लोग प्रकृति से मिल जाता है। ठीक है, मानव मेड को हम लोग अपने से तैयार करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। संसाधन वो जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, सिंपल मतलब है। और वो आवश्यकताओं को पूरा करने वाला व्यक्ति कोई भी होगा। तो हम बोले थे शाहरुख खान भी एक रिसोर्स है, अमिताभ बच्चन भी एक रिसोर्स है, तेंदुलकर भी एक रिसोर्स है, माही भी एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा सर कहाँ क्रिकेट देखते हैं, मनोरंजन, ये आपकी आवश्यकता है। इंटरटेनमेंट, गाना, ये आपकी आवश्यकता है जिसको पूरा किया जाता है उनके द्वारा। तो ह्यूमन क्या है? तो एज ए रिसोर्स काम करता है ह्यूमन हमेशा। आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं? रिसोर्स बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे? पशुधन और मत्स्य क्षेत्र। बताया कि बिहार में पशु गणना जब हुआ तो बिहार में पशुओं की संख्या काफी ज्यादा है, और हमारे यहाँ दो ही तरह का तो उद्योग है, एक है दूध उद्योग और दूसरा है ईख उद्योग। ये उद्योग नहीं, मत्स्य पालन उद्योग का दर्जा इसको नहीं मिला हुआ है, ये क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र कहेंगे। तो हमारे यहाँ जो दूध उद्योग है किस पर निर्भर करता है? पशुपालन पे। जितना ज्यादा पशु होगा दूध देने वाला पशु, गांव में देखिएगा ना 10 को गाय रख ले है जिसमें 3-4 को दूध देता है, बाकी सब ऐसे ही रखल है, सीजनल दूध आता है उसमें फिर चला जाता है। गाँव में भी गाय में भी प्रॉब्लम होता है ना। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पशुधन और मत्स्य संसाधन के क्षेत्र में 8.6% का ग्रोथ हुआ है। अगर 8.6% का ग्रोथ है तो ये भारत के ग्रोथ से ज्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ से ज्यादा है, क्योंकि ये तो सहायक क्षेत्र है ना। जो ये पशुधन है या फिर मत्स्य पालन, ये सहायक क्षेत्र में आता है, कृषि के सहायक क्षेत्र में आता है। कहता है 2023-24 की रिपोर्ट में यह बात कहा गया है, और कहा गया है कि 2003 से 2019 के बीच बिहार में विभिन्न प्रजाति के पशुओं की संख्या में काफी बदलाव आया है, और यह संख्या 35.5% तक बढ़ा है। और वैसे पशु जो दूध देते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ा है। और हमारे यहाँ दूध देने वाले पशु कौन है? तो बैल हैं, भैंस हैं, हाँ गाय है, भैंस और बकरी है। नहीं, बहुत सारे कंफ्यूजन, मेल खा लेते हैं ऐसे ही। हाँ तो ठीक है। कहते हैं कि हमारे यहाँ खाद्य उत्पादन भी 4.8% की दर से बढ़ा है, यानी खाद्य उत्पादन क्षमता भी हमारे यहाँ इंक्रीज हुआ है। और कहते हैं कि 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन जहां 179.4 लाख टन था, ये डाटा बहुत याद कीजिएगा, कृषि में आपका यही डाटा काम करेगा। वहीं और पीटी में भी पूछा जा सकता है, 22 देश में बढ़कर 197.4 लाख टन हो गया है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमारे यहाँ उत्पादन लगातार बढ़ा है, और आज यह कितना हो गया? 197.4 लाख टन हो गया है। कहता है यह उत्पादन लगातार परस्पर रूप से बढ़ा है। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेटी में सबके हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ी है, ये बोला जा रहा है उस संदर्भ में जब मैंने बोला ना आपको कि हॉस्पिटल सरकार खोल रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार खोल रही है। सरकार का मोटो आप देखिएगा ना तो हिंदुस्तान पेपर के कोना में बजट के दिया होगा 5 मोटो दिखाया गया, कहीं 7 मोटो दिखाया गया। उसमें महिला सशक्तिकरण 1 है, स्वास्थ्य 2 है, शिक्षा 3 है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार फोकस ज्यादा कर रही है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आप देखते हैं तो उसमें 3 मानकों का ही प्रयोग किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। तो सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य शिक्षा को प्रमोट करके हमारे यहाँ मानक को संसाधन के रूप में तब्दील किया जाए। क्योंकि एक बात सुन लीजिए, आप कितना कौशल युक्त हैं इससे कोई मायने नहीं रखता अगर आप दिन भर बीमार पड़े हुए हैं। मायने रखता है? नहीं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। कंपनियां इसलिए महिलाओं को एज ए एम्प्लॉय नहीं रखना चाहती, ये बात आपको पता है। कारण है इसके पीछे, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं महिलाओं में काफी ज्यादा है, अब पुरुषों में नहीं है वो समस्या, तो इनको छुट्टी की जरूरत ज्यादा पड़ता है। सरकार ने भी इनको छुट्टी का मान्यता दे रखा है, 26 सप्ताह आपको छुट्टी चाहिए जब आप गर्भ धारण करती हैं। तो कंपनियां इतना रिस्क लेने को तैयार नहीं रहती, सिंपल बात है। खैर, तो कहा जा रहा है कि बिहार में बीते 9 वर्षों में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ी है। हालांकि जिला अस्पताल और रेफरल अस्पतालों की संख्या में मामूली कमी ही आई है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। क्योंकि संख्या के अनुपात, जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रहा है उस अनुपात में आपका हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल भी तो बनना चाहिए। तो हम नाम लेते हैं तो क्या लेते हैं, दरभंगा में चल गया तो DMCH, और अगर भागलपुर में चल गया तो BNCH, ऐसे ही करके आपको मिलेगा जिला अस्पताल। बड़ा ऐसा 3-4 एक जिले में रहना चाहिए, जैसे पटना में है। पटना में 3 बड़ा अस्पताल है ना कम से कम, और एम्स कम से कम 3 है, और बड़ा से बड़ा तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि जबकि स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2005 में 102 था, जो बढ़कर 114 हुआ, तो बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है, क्योंकि इस बीच हम कोरोना का भी झेल चुके हैं, कोरोना को भी हम लोग स्वीकार कर चुके हैं।
कहा जा रहा है लोक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता में रहा है। और रिपोर्ट बताता है कि 2005 में तो 15 में जिला अस्पतालों की संख्या 36 थी और वो अब बढ़कर कितना हो गया है, 70 हो गया है। सॉरी 36 था और 2023-24 इसी प्रकार के रेस्टोरेंट, हाँ 70 हो गया है। तो बहुत ज्यादा संख्या नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ सरकार सतत रूप से प्रयास करे कि स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाए। एक और प्रयास सरकार ने किया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, यही आदत खराब है। हमको भी मन करता है मोबाइल देखने का, लेकिन मैसेज सामने दिखाई देता है तो नहीं देखते हैं। आप लोग के साथ जिम्मेदारी यहाँ, हाँ वो बात जानते हैं, हम लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का आते रहते हैं, हम छूते हैं नहीं ना, छूते हैं, हाँ वो मजबूरी रहता है। देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं छूते, लेकिन जो एम्प्लॉय है ना यहाँ के, उनका छूना जरूरी है, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके बाद, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधे मेरे से, समस्या होगा तो कहाँ जाएंगे, हम ही बताएंगे। तो छोड़ दीजिए मोबाइल, 3 घंटा में कोई बड़ा मैसेज नहीं ना आ जाएगा, अब बड़ा आदमी का कॉल नहीं, ठीक 3 ही घंटा तो मांग रहे हैं, और कहाँ ज्यादा मांग रहे हैं। अरे मतलब सवेरे 10 बजे से अभी 3 घंटा हो जाएगा ना, अच्छा 2 बजने जा रहा है, ये देखिए ना कितना गुस्सा में है। 2 बजे क्या हुआ, एक चैप्टर पूरा हो जाए। देखिए इकोनॉमिक सर्वे आपको ऐसे भी पढ़ना, अगर 17वीं देना है, बीएसएससी देना है, बिहार दरोगा देना है, तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसे ही पढ़ना। बिहार दरोगा दीजिएगा, बीएसएससी दीजिएगा तो इतना कब सफिशिएंट होगा, लेकिन बीपीएससी दीजिएगा तो यूनिट बाय यूनिट पढ़ना पड़ेगा। ये तो ओवरऑल आपको दिखाने में लगे हुए हैं, ये आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं। कहा है हम तब एनर्जी भी इन्वेस्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि आप अच्छा करें, थोड़ा सा पेशेंस हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अनुपयोगी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो संख्या 1350 हुआ करती थी, वो बढ़कर कितना हो गया, 1390। तो बहुत बड़ी संख्या तो नहीं बढ़ी है। सरकार यही कोरोना काल में बोला गया कि भारत में कोरोना का प्रभाव इतना बड़े स्तर पर क्यों देखने को मिला, तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर का जो हेल्थ सेक्टर है ना, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सेकेंडरी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, और टर्सरी तक हर कोई पहुंच नहीं सकता, यानी बड़े अस्पताल तक। ये प्रॉब्लम हमारे देखने को मिला। और गांव से तो केस आ ही नहीं पाता है कोरोना का, यहाँ कौन जांच करवाने आता था भाई, कोरोना बुखार लग लो जो हो जाते 4 दिन 5 दिन थे। वहां तो वायु में भी एनर्जी है ना, गांव के हवा में भी अपना एक ऊर्जा होता है, और शहर के हवा में ही आपको पिघलाने वाली शक्ति होती है। चलिए तो कहता है कि 10 लाख की आबादी वाले स्वास्थ्य केंद्रों की जब बात की जाए ना, तो जमुई का स्थान सबसे बेहतर है। जमुई पहले पायदान पर है, जहां 178.98 स्वास्थ्य केंद्र है। दूसरे स्थान पर है 172 के साथ शिवहर, और तीसरा स्थान पर किशनगंज है। वो जिले जो सबसे साइड बाई जिले हैं। और पटना की स्थिति अच्छी नहीं है स्वास्थ्य केंद्रों के हिसाब से। देखिए ना, पटना मेन सेंटर को छोड़ दीजिए तो बाकी साइड सेंटर में जाइए, कहाँ आपको चिकित्सा केंद्र दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। जैसे आप दिल्ली में जाइएगा ना, तो वहां मोहल्ला क्लिनिक करके बहुत बना रहेगा। गए दिल्ली, यस मोहल्ला क्लिनिक का देखे, हर एरिया में एक कोना में लगा रहेगा छोटा सा। लेकिन हमारे यहाँ मोहल्ला क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका स्थिति देखिए तो खुद ही इतना बीमार है कि आपको ठीक क्या करेगा। सारा झाड़ा फूका है, जैसे लगता है ना कल ही रोगी को झाड़ फूक के ले गया गया यहाँ से, कभी भी ढा सकता है। और वहां दिया रहता है कि इस दिन में ये डॉक्टर आने वाले हैं, कोई डॉक्टर नहीं आता है, तो ये स्थिति खराब है। अच्छा लास्ट पेज है, अब लास्ट पेज है, सब शांत हो गया कि जल्दी खत्म करने दो इनको, है ना। अनाज उत्पादन में बिहार की स्थिति यहाँ वो ही है, थोड़ा सा इसमें वैरायटी बढ़ गया है बस, और कुछ बात क्या, सब कुछ। अच्छा अनाज में सब्जी उब्जी नहीं आता है, आज जोड़ सकते हैं, खाने पीने खाद्य उत्पाद है ना, ठीक है। तो अनाज उत्पादन बढ़ा है और कम हुई है सब्जियों की खेती बाड़ी। कारण है इसके पीछे क्योंकि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। गांव में एक बात देखिएगा, हम पढ़ रहे थे हम लोग विपणन, कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। प्रॉब्लम क्या था, रॉ मटेरियल जितना कच्चा है ना, उसको बाजार तक पहुंचने में वो खराब हो जाता है। और गांव के लोगों के साथ एक कमी है कि वो जब तक पकता नहीं और अच्छा होता नहीं, वो बेचते नहीं, वो ईमानदारी बरतते हैं, और ईमानदारी से आज काम होता नहीं। जितना भी पपीता आप खाते हैं, आम खाते हैं, अंगूर खाते हैं, सारा कच्चा वहां से निकलता है, सारा कच्चा, और रास्ते में पकता है या पटना आके पकता है का, और वो पकता है कृत्रिम विधि से, और वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक होता है। इसलिए बोला जाता है जो पहला जो आम आता है ना मार्केट में, वो मत खाइए। अगर खाना भी है तो उसको पानी में डाल के 3-4 घंटा बाद खाइए। लेकिन हम इतना करेंगे, इतना सब्र है हमें?
नहीं। चलिए, तो कहता है 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 4.8% की वृद्धि हुई है और 2021-22 की खाद्यान्न उत्पादन 179.5 लाख टन रहा है, जो इस बार कितना हो गया, अभी पढ़ा दिया, 197.4 लाख टन। कहता है अनाज उत्पादन में 17.5 लाख टन की बढ़ोतरी तो हुई है, यहाँ तक तो ठीक है। धान में भी 3.5% का बढ़ोतरी हुआ है और धान की उत्पादकता यानी चावल की उत्पादकता भी बढ़ी है। ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है। और नालंदा जिला में तो कई सारा कीर्तिमान रच दिया है सब्जी उत्पादन और ये धान उत्पादन में। लेकिन कहता है कि केला की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 12.5% बढ़ा है, लेकिन मखाना का गिरावट हुआ है। मखाना का हमारे यहाँ वृद्धि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि -0.7% का वृद्धि है, जो निगेटिव ग्रोथ को दिखा रहा है। ठीक, साथ ही कहता तरबूज के उत्पादन में 10.8% का बढ़ोतरी हुआ है। वहीं आम का उत्पादन सबसे अच्छा रहा है, 1550 MT हुआ है, मेट्रिक टन हुआ है। और आम का प्रोडक्शन हम ज्यादा करते हैं तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा करते हैं, ब्रिटेन भी भेजे हैं, पता है ना हम अपना आम, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, क्या था, प्याज और आलू का उत्पादन घटा है, प्याज और आलू का उत्पादन घटा है, लहसुन का उत्पादन भी उतना अच्छा से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब का इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सबका हमारे यहाँ कृषि आधारित जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में प्रोडक्शन सभी में कॉमनली बढ़ा है। अब मखाना एक आध दो क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि मखाना का प्रोडक्शन करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। देखिए मखाना निकालते, देखिए बहुत मुश्किल। हाँ, एक बार यहाँ मखाना लेके आके बना के सबको दिखाना, डेमो दिखना चाहिए कि किसान कितना मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि आप करें, वो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको करके देखें, नहीं तो एक बार दिखाएंगे आपको। हम देख रहे थे एक दिन वीडियो ही कि मखाना का प्रोडक्शन करना कितना मुश्किल काम होता है, और काजू का निर्माण करना तो और मुश्किल। तो जो प्रोडक्ट महंगा है यानी उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी है, क्योंकि हर व्यक्ति ब्रांड मोदी नहीं हो सकता। अभी ब्रांड मोदी चर्चा में, पता है कि नहीं, करेंट अफेयर का इशू है। अब मोदी नहीं रहे, ब्रांड मोदी हो गए। आप भी बनिएगा एक आध दिन ब्रांड, चप्पल जूता शर्ट टी शर्ट कुछ के ब्रांड बन जाइएगा। हाँ, किस चीज का? बेरोजगारी का। हाँ, बेरोजगारों का ब्रांड एम्बेसडर है सर हम सब, कोई बात नहीं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे, जो हमने पेपर के नजरिए से देखा। जरूरी है ना कि हम जब पढ़े ना इकोनॉमिक सर्वे तो हमके पास एक आइडिया हो कि भैया कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो यूनिट बाय यूनिट उसको कवर करेंगे ना तो हमको पता चलते चले जाएगा। समरी क्यों जरूरी है, ट्रेलर क्यों जरूरी है? ट्रेलर जब आता है मूवी का क्यों आता है? ताकि आप फिल्म से जुड़ाव महसूस करें, आपको एक्साइटमेंट हो, अच्छा सलमान खान आ रहा है दाढ़ी बना के, ओ बॉडी दिखा रहा। सलमान खान का मूवी बिना बॉडी क्या होता है? अब बुढ़ापा वाला बॉडी दिखाते हैं, सुना जाता है कि लगाते हैं ऊपर से, लेकिन तब भी चलता है ना। हाँ, आपका तो बॉडी बाद ही में आया, हमारा भी बाद ही में आया है। ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक, आप ज्यादा नहीं। चलिए, हो गया, अटेंडेंस हुआ है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया नहीं, इसलिए आप लोग भी, आपका दिमाग बाहर